हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेड मंत्रा पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली, दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे, ईश्वर करे, गॉड करे, अल्लाह करे कि आप लोग इस बार सीटेड के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करिए और जल्दी से जल्दी एक अच्छे टीचर बनिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें कि एनिमल पर, जानवर पर हमारा पूरा संपूर्ण टॉपिक हो गया है। ठीक है, हमने जानवर टॉपिक से संबंधित जितनी जानकारियां जाननी होती हैं, जहां से भी सीटेट से प्रश्न आता है, उस पूरे संपूर्ण क्लास को हम लोगों ने कर लिया है, जो कि आपका उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो जो लोग नए होंगे, उस क्लास को नहीं किए होंगे, उस क्लास को कर लेंगे। उसको करने के बाद से अगर पेपर में कहीं से भी जानवर से संबंधित प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को करने के लिए आप सक्षम होंगे। इस क्लास से बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। और फ्रेंड्स, आज जो हमारी क्लास हो रही है, ये एनिमल, जानवर से संबंधित हम क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम डिटेल में उनका एनालिसिस करने जा रहे हैं। और इसके पहले भी हम एक क्लास ले चुके हैं जिनमें हम एनिमल से संबंधित, जानवर से संबंधित क्वेश्चंस को कर लिए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको इन दोनों क्लासेस को कर लेना है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपका परसों का क्लास कराया गया था एनिमल का पूरा टॉपिक, ठीक है, उस टॉपिक को पूरा पूरा आपको कर लेना है। उसको करने के बाद से आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। उसके बाद से फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस का जो पहला क्लास है उसको भी कर लेना है, और जो आज वाला है उसको तो करना ही करना है। तो आइए फ्रेंड्स, अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। फ्रेंड्स, कुछ जानवरों का यहाँ पर समूह दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि इन सभी जानवरों में कौन सी विशेषता पाई जाती है। पहला कह रहा है वे जहरीले होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, छिपकली जहरीली होती है लेकिन गौरैया जहरीला नहीं होता है, कछुआ जहरीला नहीं होता है। तो ये हमारा ए विकल्प गलत हो जाता है। बी कह रहा है वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बताइए, छिपकली भूमि पे तो रह सकती है लेकिन क्या वो जल में रह सकती है? क्या गौरैया जल में रह सकता है? तो हमारा ए भी विकल्प गलत हो जाता है। ठीक है, सी कह रहा है उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। सल्क का मतलब होता है फ्रेंड्स स्केल। जैसे आप कभी मछली के दुकान पे गए होंगे या बाजारों में देखे होंगे, तो मछली के ऊपर से जो छुड़ाया जाता है उसी को सल्क कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सल्क जो होता है ये सरीसृपों में पाया जाता है और कुछ एम्फीबियंस में भी पाया जाता है। जैसे मछली में सल्क पाया जाता है, सांप में सल्क पाया जाता है, लेकिन पक्षी वगैरह में सल्क नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपका देखिए गौरैया भी है, गौरैया में आपको कोई सल्क नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। डी कह रहा है वे अंडे देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, छिपकली भी अंडे देती है, गौरैया भी अंडे देती है, कछुआ भी अंडे देता है और आपका सांप भी अंडे देता है। तो यहाँ से हमारा डी विकल्प सही हो जाता है, क्योंकि यही एक ऐसी विशेषता है जो इन चारों जीवों में पाई जाएगी। ठीक है, ये चारों अंडे देते हैं। आइए चलते हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। हाथियों के विषय में 4 कथन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा। तो आइए पढ़ते हैं। पहला कह रहा है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। और दूसरा कह रहा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल, 2 क्विंटल का मतलब होता है फ्रेंड्स 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, सी कह रहा है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते झाड़ियाँ खा सकता है। मतलब जो आपका एक वयस्क हाथी होता है, जो आपका परिपक्व हाथी होता है, वो एक दिन में 2 क्विंटल मतलब 200 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा सकता है। ठीक है, डी कह रहा है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है, जो सही विकल्प होगा हमको वो बताना है। ठीक है, पहला कह रहा है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हाथी बहुत ज़्यादा आराम नहीं करता है, हाथी बहुत कम आराम करता है, ये केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जा रहा है। बी कह रहा है 3 महीने के हाथी का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल मतलब 200 किलोग्राम होता है। ये विकल्प आपका फ्रेंड्स बिल्कुल सही है कि जो आपके हाथी के बच्चे का भार होता है वो लगभग 200 किलोग्राम के होता है। ठीक है, सी कह रहा है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। तो ये बात आपका गलत है फ्रेंड्स। जो वयस्क हाथी होता है वो एक दिन में केवल 1 क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा सकता है। ठीक है, डी कह रहा है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं।
तो हाथी दिन में 8 से 10 घंटे नहीं बल्कि 2 से 4 घंटे सोते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाता है दूसरा बी वाला, और ये जो आपके ए सी डी हैं ये तीनों गलत है, लेकिन हमें गलत से भी सीखना है कि हमारे लिए क्या गलत है। अब देखिए, हाथी अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है, ये बात गलत है। यहाँ से आप सीखिए कि हाथी कम आराम करता है, वो 2 से 4 घंटे ही सोता है, ठीक है। सी से सीखिए कि वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल नहीं बल्कि 1 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खाता है, लगभग 1 क्विंटल खाता है, ठीक है। डी से सीखिए कि हाथी 8 से 10 घंटे नहीं 2 से 4 घंटे ही सोता है, ठीक है। जब फ्रेंड्स हम गलतियों से सीखते हैं जो हमारे लिए गलत दिया गया होता है एग्जाम में, तो ये जान लीजिए ये हम जो सही जानते हैं उससे अधिक प्रभावी हो जाता है। सही जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या गलत है उसे जानना। जब ये आप समझना सीख जाएंगे कि क्या गलत है तो आपके लिए एग्ज़ाम बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकट रूप से संबंधित है, ठीक है। कुछ शब्दों का समूह दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि कौन से आपस में संबंधित है। ये कह रहा है लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। देखिए फ्रेंड्स, जो लौह का मतलब आयरन। अब फ्रेंड्स आयरन का जो यूज होता है, आयरन की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है फ्रेंड्स अनीमिया, ठीक है, और ये रक्त से संबंधित है। लेकिन फ्रेंड्स जो मलेरिया है वो आयरन से संबंधित नहीं है, बल्कि मलेरिया जो होता है आपका ये मादा एनाफलीज के काटने से प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। तो ये विकल्प आपका गलत हो जाता है क्योंकि मलेरिया नहीं संबंधित, बाकी ये तीनों तो संबंधित है, लेकिन मलेरिया एक है जो मच्छर से होने वाली बीमारी है, और ये मादा एनाफ्लीज के काटने से हमारे रक्त में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के परजीवी प्रवेश कर जाते हैं, जिससे बीमारी हो जाती है। बी कह रहा है लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। देखिए फ्रेंड्स, लौह का मतलब आयरन। अब आयरन की कमी से क्या हो जाता है फ्रेंड्स, आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन में कमी हो जाती है, ठीक है। और जब हीमोग्लोबिन में कमी हो जाती है तो उससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप एनीमिया अपना रूप ले लेता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप एनीमिया हमें हो जाता है। और इस एनीमिया का जो उपचार होता है उसमें हमको क्या किया जाता है, आंवला हो गया आपका, पालक हो गया, ठीक है, आंवला, पालक, गुड़, इसका सेवन करना होता है। क्योंकि आंवला, पालक, गुड़ जो होते हैं ये किसके स्रोत होते हैं, ये आपके स्रोत होते हैं लौह तत्व के, आयरन के, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा बी विकल्प है ये सही हो जाता है, क्योंकि देखिए लौह की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन में कमी, हीमोग्लोबिन के में कमी होने से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। अब एनीमिया हो गया तो व्यक्ति किसका सेवन करेगा, व्यक्ति सेवन करेगा आंवला का। तो इसलिए हमारा बी विकल्प सही है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पालक और गुड़ भी लिखा हूँ, तो आपको ये भी ध्यान देना है, आपसे कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि आयरन का लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है। तो आप याद रखेंगे कि लौह तत्व का जो प्रमुख स्रोत होता है वो आपका आंवला, पालक और गुड़ होता है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और जो यहाँ पे हमारा सही उत्तर था जो आपस में निकट रूप से संबंधित थे वो लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। अब देखिए फ्रेंड्स, सी में क्या कह रहा है, मच्छर, डेंगू। अब मच्छर डेंगू तक तो संबंधित है, लेकिन लौह तत्व आपका क्या हो गया, लौह क्या हो गया, आयरन क्या हो गया, ये तो एनीमिया से संबंधित हो गया, तो ये गलत हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। डी क्या कह रहा है, मच्छर, मलेरिया। अब देखिए मच्छर, मलेरिया तक तो बात सही थी, लेकिन अनीमिया और लौह ला करके यहाँ बात गलत कर दिया। तो यहाँ पर हमारा जो बी विकल्प है ये सही हो जाएगा, यहाँ आपस में संबंधित है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ से आपका क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि आंवला, पालक, गुड़ किसके स्रोत हैं, ये आपके स्रोत हैं लौह के, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। आपसे लौह का स्रोत पूछेगा तो आप आंवला, पालक, गुड़ याद देंगे। और कभी कभी ऑप्शन में पालक को हटा करके हरी पत्तेदार सब्जियां लिख देगा, तब भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, वही विकल्प आपका सही होगा, ठीक है। तो इतनी चीजें हम यहाँ से समझे हैं। अब चलते हम अपने अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न की ओर। देखिए फ्रेंड्स, चौथा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जब रक्त की जांच होती है तो हमारे रक्त में किसकी उपस्थिति पाए जाने पर मलेरिया की पहचान होती है। याद करिए, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं बताया हूँ। अब देखते हैं, आपने उत्तर पर चलते हैं, लेकिन इसके पहले भी मैं पहले वाले क्वेश्चन में जब मलेरिया का जिक्र आया था तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूं, लेकिन फिर भी आइए चलते हैं हम अपने विकल्प की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा सही उत्तर क्या होगा।
ए कह रहा है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, बी कह रहा है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, सी कह रहा है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, डी कह रहा है रक्त में मच्छर के लार्वे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जांच होती है, जब मलेरिया की जांच होती है तो उसमें हमारे रक्त में फ्रेंड्स क्या होता है कि जो मलेरिया के परजीवी होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं, और ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। तो ये आपका बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं है अंडे। हाँ, आपसे प्रश्न पूछता है कि मच्छर खून क्यों चूसता है, तो आप याद रखिएगा कि मच्छर अंडे देने के लिए खून चूसता है, ठीक है। रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है रक्त में मच्छर के लार्वे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, आपसे मच्छर के लार्वे का रंग पूछा जाता है तो आपको मच्छर के लार्वे का रंग याद रखना है। इसके लार्वे का रंग क्या होता है, भूरा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम लोग इतना बात समझे। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, मलेरिया से संबंधित बहुत सी जानकारी है, बहुत सी बातें हैं जिन पर हम घंटों भर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी हम सभी जानकारियों को नहीं जानेंगे। उसके लिए आपकी संपूर्ण क्लास कराई गई है, तो आपको उस क्लास को जा करके कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है, वहां पे जाइए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, सभी बिंदु सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, पांचवा क्या कह रहा है, के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। मतलब फ्रेंड्स, ये देखिए स्पेस दे के पूछ लिया है कि किसके लिए जो मछली घर होता है, जिसे हम एक्वेरियम कहते हैं, में हवा वाला पंप रखा जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग अगर कभी कहीं एक्वेरियम देखें, एक्वेरियम का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये आपका ऐसे एक बॉक्स होता है, इसमें मछलियाँ होती हैं। आप देखे होंगे टीवी वगैरह में या रियल लाइफ में भी देखे होंगे कि इसमें मछलियाँ होती हैं और वो तैरती रहती हैं, रंग बिरंगी मछलियाँ होती हैं, और इसके ऊपर ऐसे आप देखेंगे तो एक ऐसे हवा का पंख लगा होता है। तो यही पूछा जा रहा है कि हवा वाला जो पंप होता है वो क्यों रखा जाता है, क्यों लगाया जाता है। ये कह रहा है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, बी कह रहा है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, सी कह रहा है मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए, डी कह रहा है पानी को साफ करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, जो एक्वेरियम में हवा पंप रखा जाता है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है फ्रेंड्स अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स ये बॉक्स जो होता है ये पैक होता है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता है, चारों तरफ से आपका कांच से पैक होता है। तो यहाँ ऊपर इसलिए इस पंप को लगाया जाता है जिससे ये अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर सके और बाहर का जो ऑक्सीजन है उसको पानी में घोल सके, इसका यही उद्देश्य होता है। तो आपका यहाँ पर बी जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए लगाया जाता है, रखा जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बी आंसर सही हो गया। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित सावधानियां पढ़ती है। आरती है कोई बच्ची है या कोई वयस्क भी हो सकता है जो एक पोस्टर पर एक बीमारी के रोकथाम के बारे में संबंधित सावधानियां पढ़ रही हैं। अब देखिए सावधानियां क्या क्या है, अपने आसपास पानी को जमाने नहीं फ्रेंड्स, ये जमा न होगा, ठीक है, ये जमा न होने दें, ठीक है, अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। अब पूछा जा रहा है कि ये किस बीमारी से संबंधित है। पहला कह रहा है चेचक और मलेरिया, दूसरा कह रहा है डेंगू और आई फ्लू, तीसरा कह रहा है टाइफाइड और हैजा, चौथा कह रहा है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर इंसेफ्लाइटिस। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका ये संबंधित है वो आप समझ गए होंगे अगर आप क्लास किए होंगे, जो एनिमल टॉपिक वाली है। ये बचाव के सारे उपाय हैं किससे, मच्छर से संबंधित। किससे संबंधित है फ्रेंड्स, ये हमारे सारे बचाव हैं मच्छर से संबंधित, मच्छरों के बारे में बचाव है, ठीक है। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करना,
मतलब मच्छरदानी का प्रयोग कर देना, और यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें तेल डाल देना। तो ये सब किसके उपाय हैं? ये सब फ्रेंड्स मच्छर से बचने के उपाय हैं। तो अब हमें उन बीमारियों को ढूंढना है जो मच्छर से होने वाली हैं। ए में देखिए क्या कह रहा है, चेचक और मलेरिया। तो देखिए फ्रेंड्स, मलेरिया तो मच्छर से होता है लेकिन चेचक आपका मच्छर से नहीं होता है। चेचक आपका विशेष रूप से देखेंगे तो ये जीवाणु से संबंधित बीमारी है, इसके जीवाणु होते हैं, ठीक है। तो चेचक आपका क्या होता है, मच्छर से होने वाला नहीं है, इसलिए हमारा ए विकल्प गलत हो जाता है। बी कह रहा है डेंगू और आई फ्लू। फ्रेंड्स, डेंगू भी मच्छर से होने वाला बीमारी है लेकिन आपका आई फ्लू मच्छर से होने वाला बीमारी नहीं है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। आई फ्लू ये मच्छर से नहीं होता है, तो आपका ए भी विकल्प गलत हो जाता है। सी कह रहा है टाइफाइड और हैजा। फ्रेंड्स, टाइफाइड और हैजा दोनों बैक्टीरियल है, दोनों जीवाणु से होने वाली बीमारी है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। अब आपका बचता है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर इंसेफ्लाइटिस। तो फ्रेंड्स, सही आपका डी विकल्प से जाए, क्योंकि डेंगू भी मच्छर से होता है और जापानी मस्तिष्क ज्वर भी किससे होता है, मच्छर से होता है, तो इसलिए आपका डी विकल्प से हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये जो तीसरा वाला है, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करे। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अगर कहीं जगहों पर पानी इकट्ठा है, सीटेड प्रश्न ऐसे पूछ लेता है, तो उसमें तेल का छिड़काव किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो आप बोलेंगे मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इकट्ठे पानी में तेल का छिड़काव मच्छरों के प्रजनन के रोकने के लिए किया जाता है, पानी का तेल से क्या संबंध है या ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से मच्छर के जो लार्वा हैं वो खत्म होने लगते हैं या उनके प्रजनन में रोकथाम हो जाती है, उनका प्रजनन रुक जाता है, तो आपका फ्रेंड्स आंसर होगा कि जब तेल को पानी पर छिड़क दिया जाता है तो इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम होने लगता है, और पृष्ठ तनाव कम होने के फलस्वरूप ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगती है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति होने की वजह से मच्छर के जो लार्वे होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं, ठीक है। आपको इतने पॉइंट ध्यान रखना है। अब चलेंगे फ्रेंड्स हम अपने अगले क्वेश्चन पर, सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को, मतलब अगर कोई पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है, कोई ईवीएस का शिक्षक है, तो उसे क्या करना चाहिए। ये कह रहा है विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, मतलब विशेष रूप से प्रयोग कराए, अपने जो भी अधिगम है, जो भी पाठ्यवस्तु है उसको प्रयोगों पर आधारित करके पढ़ाए। बी कह रहा है विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, मतलब उसको सभी पहलुओं को नकार करके वो केवल पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान दे। सी कह रहा है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, मतलब जो बच्चों का दृष्टिकोण है, जो बच्चों की अभिव्यक्ति है, जो बच्चों का एटीट्यूड है उसको एक्सेप्ट करे और उनको सम्मान दे। डी कह रहा है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना, मतलब जो बच्चों के अभिभावक हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, उनके विचारों को स्वीकार करे और उनके विचारों को सम्मान दे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी ये देखिए आपका शिक्षण से संबंधित प्रश्न है, कुछ मैं शिक्षण से संबंधित प्रश्न ले लिया हूँ। आपको याद रखना है कि अगर आप शिक्षण से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, आप पेडागाजी से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है चारों विकल्प सही हों, ए बी सी डी चारों सही हों, लेकिन जो सबसे अच्छा होगा चारों में आपको वो चूज करना है। ये बात आप मेरा ध्यान रखिएगा कि जो सबसे अच्छा होगा, हो सकता है वहाँ पर आपको एग्जाम में चारों विकल्प सही लगे, लेकिन जो सबसे अच्छा विकल्प होगा हमको वो चूज करना है, ठीक है। तो आइए हम सबसे अच्छा विकल्प ढूंढते हैं। ये कह रहा है विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, मतलब विशेष रूप से जो अध्यापक है विषय वस्तु को पढ़ाते समय प्रयोग के माध्यम से सिखाए, प्रयोगों पर ध्यान दे। देखिए फ्रेंड, जो आपका ईवीएस होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज होती है, एक तरह से कह सकते हैं एक वैज्ञानिक विषय होता है, ठीक है। इसमें जो भी बालक पढ़ता है, अब प्रयोग से हमारा तात्पर्य केवल ये नहीं होता है साइंस के लैब में जाकर के ही प्रयोग होता है। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि प्रयोग का मतलब केवल साइंस के लैब में जाकर के प्रयोग करना, विज्ञान के लैब में जाकर के प्रयोग करना। प्रयोग का मतलब ये भी होता है आप बच्चे को समाज के बारे में कोई जानकारी बताइए, कोई समाज से जुड़ी हुई जानकारी बताइए, और बच्चे से कह दीजिए जाके अपने गांव में, अपने समाज में देखना क्या ये बातें समाज में पाई जा रही हैं, तो ये भी एक प्रयोग होता है। प्रयोग का मतलब केवल ये नहीं होता है कि साइंस का ही प्रयोग होता है, हमारा प्रयोग सामाजिक अध्ययन में भी होता है, गणित में भी होता है, इतिहास में भी होता है, भूगोल में भी होता है। तो प्रयोग शब्द केवल विज्ञान से संबंधित नहीं है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आइए लौटते हैं अपने विकल्प की ओर।
ये कह रहा है विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। अब फ्रेंड्स आपका जो ईवीएस सब्जेक्ट है ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका देखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपका पर्यावरण से संबंधित बातें, आपकी विज्ञान से संबंधित बातें, आपकी सामाजिक जो अवधारणाएं हैं, जो आपका समाज है उससे संबंधित बातें होती हैं। तो इसमें प्रयोग की बिल्कुल ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक आप बच्चों को किताबी दुनिया को पढ़ा देंगे और उसको अगर प्रयोग नहीं कराएंगे, अगर नहीं कहेंगे कि बाहर जा कर के देखना होता है क्या, तो उसका जो अधिगम है वो प्रभावशाली नहीं होगा। तो प्रयोग पर ध्यान देना ये बिल्कुल अच्छी बात होती है एक शिक्षक को ईवीएस की क्लास में, ठीक है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कराए, ये सब अच्छी बातें होती है। तो हमारा ए विकल्प फ्रेंड्स सकारात्मक है, सही है, ठीक है। बी कह रहा है विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, एक शिक्षक को कभी भी, शिक्षक का केंद्र बिंदु कभी भी विशेष रूप से पुस्तक और परीक्षा होनी ही नहीं चाहिए। शिक्षक का विशेषता अगर कोई केंद्र बिंदु होगा तो वो होगा बालक, ठीक है। अगर हमारे लिए कुछ इम्पॉर्टेंट होता है, अगर हमारे लिए कुछ सबसे ज़रूरी है तो है हमारा बच्चा। हम जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है। पुस्तकें क्या है, परीक्षाएं क्या है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपने बच्चे से। अगर बच्चा है तब पुस्तकें हैं, तब परीक्षाएं हैं। अगर बच्चा नहीं होगा तो इस पुस्तकें और परीक्षाओं का क्या ही महत्व है, क्या ही मतलब है। तो ये आपका गलत है, ठीक है। आपको बच्चों को महत्व देना है, बच्चों पर विशेषतः ध्यान देना है, ठीक है, बालक पर ध्यान देना है। सी कह रहा है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना। बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और उनको सम्मान देना, इससे बढ़िया मतलब एक शिक्षक के लिए और क्या ही हो सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें बेस्ट चाहिए, ठीक है। डी कह रहा है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना। ये भी फ्रेंड्स बहुत अच्छी बात है। स्कूलों में आप देखेंगे टीचर पेरेंट्स मीटिंग होता है, बच्चों के अभिभावक आते हैं, माता पिता आते हैं, टीचर से मिलते हैं। उनमें जो टीचर हैं वो पोर्टफोलियो वगैरह को दिखाते हैं उनके अभिभावकों को, उस पर चर्चा करते हैं कि आपका बच्चा घर पर पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, या अन्य भी जो बातें हैं। तो अगर उनसे संबंधित कुछ बातें अभिभावक कह रहे हैं जिनसे हम अपने अधिगम में, अपने शिक्षण प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं, तो उन बातों का हमें ज़रूर स्वीकार करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। ये भी बात अच्छी है। लेकिन फ्रेंड्स याद करिए मैं सबसे पहले क्या कहा था, पैडागॉजी के प्रश्न करते समय आपको चारों विकल्प सही हो सकते हैं, लेकिन उस विकल्प को चूज करना है जो सबसे अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे अच्छा है फ्रेंड्स वो विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब प्रयोगों पर ध्यान देंगे तभी बच्चा सीख पाएगा, ठीक है। अगर आप ईवीएस के शिक्षक हैं और प्रयोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और बाकी इन तीनों, ये दोनों जो बातें इनका सम्मान कर रहे हैं, तो आपका शिक्षण उतना प्रभावी नहीं होगा। अगर आपसे विकल्प ए दे दिया होता कि निम्न में से कौन सा सही है, ए दे दिया होता, बी दे दिया होता, सी दे दिया होता, डी दे दिया होता, और एक में क्या कर दिया होता, ए दे दिया होता, सी दे दिया होता, डी दे दिया होता, तो आपका ए सी डी सही हो जाता। हमारा ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। लेकिन फ्रेंड्स इस प्रश्न में जो हमारा सबसे बढ़िया पॉइंट है, जो सबसे शुद्ध है, जो 100% हमें सबसे ज़्यादा अपने ओर खींच रहा है, वो है विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात सही हो जाती है, लेकिन आपका सी डी भी गलत नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है। कोई बच्ची है जिसका नाम है सीमा, वो प्रत्येक पाठ को तुरंत रट डालती है, रट करके सीख लेती है। जबकि लीना, वहीं कोई दूसरी बच्ची है, वो क्या करती है, चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क आंदोलन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। मतलब फ्रेंड्स एक बच्ची है सीमा जो क्या करती है, पाठ को रट करके तुरंत सीख लेती है, और वहीं एक दूसरी बच्ची है जिसका नाम है लीना, वो क्या करती है, पाठ को पढ़ती है, फिर उसके बारे में चर्चा करती है, उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग से हमारा तात्पर्य होता है फ्रेंड्स कि अपने मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा सक्रिय कर देना, और बहुत ज़्यादा मतलब उसको एक तरह से कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि जिस तरह से आप क्या कहते हैं, मक्खन निकालते समय दही को मथते हैं, वैसे ही एक विशेष जानकारी को निकालते समय जब ब्रेन को मथा जाता है, चिंतन किया जाता है, तो उसी को ही ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो लीना जो है वो कुछ पढ़ने के बाद उससे उस पर चर्चा करती है, और अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद फिर प्रत्येक पाठ को समझती है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है यह के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है।
मतलब ये जो लीना से संबंधित बातें हैं एक किसकी ओर, और लीना और सीमा से संबंधित ये दोनों विशेषताएं हैं एक किस विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत कर रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों बच्चियों में तो आप समझ गए होंगे कि डिफरेंस है, इन दोनों में समानता नहीं है। ठीक है, ये दोनों दो अलग अलग समानताएं दिखा रही हैं। एक तरफ लीना जो है वो पाठ को रट करके सीख रही है, और दूसरी तरफ जो लीना है वो पाठ को समझ करके चर्चा कर करके सीख रही है। तो इसका मतलब है इन दोनों के सीखने में डिफरेंसेज है। ठीक है, तो आइए हम अपने ऑप्शन देखते हैं कि ये किस विकास के सिद्धांत पर संकेत करता है, किस विकास के सिद्धांत पर आधारित है। ए कह रहा है अंतः संबंध के सिद्धांत, बी कह रहा है व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, सी कह रहा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, डी कह रहा है निरंतरता का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आपका अंतः संबंध का सिद्धांत होता है ये आपका नहीं है। ठीक है, ये कौन सा विकासात्मक सिद्धांत है? ये है फ्रेंड्स वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। अब वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत क्यों है फ्रेंड्स? देखिए, भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब दोनों में भिन्नता है, वैयक्तिक भिन्नताएं के कारण ये हो रहा है। सीमा जहां तुरंत रट करके सीख रही है वहीं लीना चर्चा करके सीख रही है। तो इसका मतलब इन दोनों की जो वैयक्तिक भिन्नताएं हैं, जो इनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनमें क्या है? उनमें भिन्नता है। दोनों वैयक्तिक रूप से एक दूसरे से भिन्न है। वैयक्तिक भिन्नता को समझने के लिए आप और भी अपने समाज में देख सकते हैं, अपने घर में ही देख सकते हैं। एक व्यक्ति को कहीं दाल चावल चोखा खाना पसंद होगा तो वहीं दूसरे व्यक्ति को आपका पुलाव खाना पसंद होगा। तो ये दाल चावल चोखा खाना और पुलाव खाना किसकी वजह से हो रहा है? ये वैयक्तिक भिन्नताओं की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये इसका जो जिम्मेदार होता है वो हमारी वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं, और वैयक्तिक भिन्नताओं के निर्माण में कई कारक पार्टिसिपेट करते हैं। हम उनको डिटेल में समझेंगे जब हम सीडीपी का क्लास करेंगे और वैयक्तिक भिन्नताओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ बस यही समझना है कि ये वैयक्तिक भिन्नताओं के वजह से हो रहा है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ऐसा कुछ नहीं, निरंतरता का सिद्धांत ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका क्या सही है? वैयक्तिक भिन्नताओं की वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि दोनों के सीखने में अंतर है। तो अंतर का मतलब भिन्नता है, तो हो गया वैयक्तिक भिन्नता। ठीक है, तो ये वैयक्तिक भिन्नताएं हैं। अंतः संबंध का सिद्धांत क्या होता है फ्रेंड्स? इसको भी समझ लीजिए। अंतः संबंध के सिद्धांत में आपके जो भी विकास के सिद्धांत हैं वो आपस में संबंधित होते हैं। ठीक है, जैसे अगर बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा, संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा तो उसका सामाजिक विकास अच्छा होगा, सामाजिक विकास अच्छा होगा तो उसका इमोशनल मतलब संवेगात्मक विकास अच्छा होगा। ठीक है, तो ये विकास के अंतः संबंध का सिद्धांत है। मतलब एक विकास दूसरे विकास को प्रभावित करता है, ये अंतः संबंध का सिद्धांत है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत फ्रेंड से होता है कि जैसे जो बालक होता है वो सबसे पहले अपने किन अंगों पर नियंत्रण पाता है। जैसे आप देखेंगे बालक सबसे पहले करवट बदलना सीखता है। ठीक है, करवट बदलने के बाद से वो धीरे धीरे बकैया चलना सीखता है, मतलब लेट करके खिसकना सीखता है, फिर बकैया चलता है, फिर धीरे धीरे खड़े होकर के चलना सीखता है। तो ये हमारा सिद्धांत होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। मतलब जो बालक है वो सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं करना सीख जाता है। सबसे पहले बालक क्या करता था? जब जन्म लिया था तब कुछ नहीं करता था, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद से बालक घिसक के चलने लगा, फिर बकैया चलने लगा, फिर पैदल चलने लगा, फिर एक समय आया बालक दौड़ने लगा, एक समय आया बालक साइकिल चलाने लगा, एक समय आया बालक हवाई जहाज उड़ाने लगा। तो ये सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत फ्रेंड्स क्या होता है? विकास जो है फ्रेंड्स ये निरंतर चलता रहता है जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, आपका निरंतरता का सिद्धांत है क्योंकि व्यक्ति में हमेशा बदलाव होता रहता है, तो इसके विकास का ही फल होता है। ठीक है, आइए चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। 9वां प्रश्न आपसे फ्रेंड्स पूछ रहा है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्याम का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। फ्रेंड्स देखिए, कोई श्याम है, कोई बच्ची है। ठीक है, श्याम कोई बच्ची है। वैसे श्याम तो लड़के का नाम होता है, लेकिन लड़की का भी नाम हो सकता है। प्रश्न में लड़की का ही दिया है तो हम लड़की का ही मान लेते हैं। ठीक है, श्याम कोई बच्ची है जो क्या करती है? जो प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए जो श्याम का निष्पादन होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। मतलब वो कुछ प्रयोग करते समय या प्रयोगात्मक कार्य करते समय उसको सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और उसे क्या और उसके साथ क्या किया जाता है? उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। मतलब जो श्याम है उसको बहुत सृजनात्मक का मतलब है फ्रेंड्स क्रिएटिव,
श्याम को बहुत क्रिएटिव स्टूडेंट माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखते हैं। मतलब जो श्याम है उस सृजनात्मक विद्यार्थी है, तो वह किसके द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स संकल्पनाओं से मतलब है कि कॉन्सेप्ट्स को किसके द्वारा सीखती है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रश्न को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक शब्द से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, सृजनात्मक विद्यार्थी, क्रिएटिव स्टूडेंट, क्रिएटिव लर्नर। क्रिएटिविटी का आप क्रिएटिव लर्नर क्या करते हैं, आप कैसे सीखते हैं, भाई ये विकल्प देखेंगे पता चलेगा हमें। पहला कह रहा है अनुकरण। अनुकरण से फ्रेंड्स हमारा तात्पर्य है कि नकल करके सीखना, ठीक है, किसी को कॉपी करके सीखना, नकल करना। मतलब जो श्यामा है वो क्या करती है, श्याम जो है वो नकल करके सीख रही है, अनुकरण करके सीखती है, ठीक है। बी कह रहा है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन से हमारा तात्पर्य फ्रेंड्स कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन आपका फ्रेंड्स डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। मॉडलिंग, मॉडलिंग में विशेषता क्या होता है फ्रेंड्स कि किसी चीज को देख करके नकल करना होता है, ये भी आपका अनुकरण के ही समान होता है, ठीक है। तो देखिए अब प्रश्न को, इतने बड़े प्रश्न को देख करके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, आपका उत्तर इसी सृजनात्मक शब्द में छिपा हुआ है। अगर श्याम सृजनात्मक शिक्षार्थी है तो सृजनात्मक, देखिए फ्रेंड जो भी बच्चा सृजनात्मक होता है उसकी थिंकिंग डाइवर्जेंट होती है। डाइवर्जेंट इन द सेंस की अपसारी होती है। अपसारी मतलब, अपसारी का मतलब क्या होता है, अपसारी मतलब जो फ्रेंड्स कई दिशाओं में सोच सकता हो, ठीक है, मतलब एक ही प्रश्न के, एक ही समस्या का कई तरह से समाधान करने की क्षमता रखता हो, ठीक है, वो होता है हमारा अपसारी चिंतन वाला। लेकिन जो अपसारी चिंतन, जो आपका अभिसारी चिंतन वाला होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला होता है, वो कैसा होता है, उसके फ्रेंड्स अगर उसके पास कोई समस्या आ जाएगी, ठीक है, समझिए मैं उदाहरण दे करके समझाता हूं। अगर किसी, अगर दो तरह के लोग हैं, एक है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला अभिसारी चिंतन वाला, दूसरा है डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला, दोनों को पेड़ पर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, दोनों को पेड़ पर चढ़ा दिया जाता है और पेड़ पे चढ़ाने से पहले दोनों को ट्रेनिंग दी जाती है कि इस रस्सी के माध्यम से तुम्हें नीचे उतरना है, ठीक है, इस रस्सी के माध्यम से तुम्हें नीचे उतरना है। और फिर क्या किया जाता है, दोनों को पेड़ पे चढ़ा करके रस्सी फेंका ही नहीं जाता है उनके पास, उनको रस्सी दिया ही नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स जो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला होगा, अभिसारी चिंतन वाला होगा, वो पेड़ पर लटक जाएगा, ठीक है, वो नीचे नहीं उतरेगा, वो कहेगा मुझे रस्सी उपलब्ध करवाओ तभी मैं नीचे आऊँगा, क्योंकि उसके जो दिमाग की क्षमता है, जो उसकी मानसिक क्षमता है, वो एक ही समस्या का कई तरह से समाधान नहीं सोच सकते। लेकिन आपका जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला होगा, जो अपसारी चिंतन वाला होगा, वो कहेगा अगर रस्सी नहीं है तो कुछ देर चिंतन करेगा, चिंतन करने के बाद से कोई और जुगाड़ लगा करके नीचे उतर जाएगा, लेकिन ये अन्य समाधान ढूंढ लेगा। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला, इसको जो पता है ये उसी पर ही टिका रहेगा, ठीक है। तो आपका ये डिफरेंस होता है अभिसारी और अपसारी में, आप समझ गए होंगे। और फ्रेंड जो भी हमारे सृजनात्मक विद्यार्थी होते हैं, जो भी हमारे क्रिएटिव लर्नर होते हैं, उनके अंदर अपसारी चिंतन पाया जाता है। तो आपसे यही पूछा भी गया है कि जो श्याम है वो कैसा विद्यार्थी है, वो सृजनात्मक शिक्षार्थी है, तो इसलिए आपका अपसारी चिंतन सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स एक बात आप और ध्यान रखिए कि हर क्रिएटिव लड़का इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, हर क्रिएटिव लड़का, हर सृजनात्मक बच्चा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन हर आपका जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो क्रिएटिव नहीं होता है, ठीक है। हर इंटेलिजेंट बच्चा क्रिएटिव नहीं होता है, लेकिन हर क्रिएटिव बच्चा इंटेलिजेंट होता है, ये भी आप ध्यान देंगे। आइए अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। अब फ्रेंड देखिए, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है हमसे। आइए अपने विकल्प पर देखते हैं कि हमारा कौन सा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित नकारात्मक है, वही हमारा सही हो जाएगा। ये कह रहा है बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। बहुत अच्छा फ्रेंड्स, मतलब कि बच्चों का जो अपने स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, मतलब बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराना, उनको प्रयोग कराना ऐसे कार्य से। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ हमारा बच्चा सक्रिय रूप से सीखेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमको नहीं ढूंढना है, गलत ढूंढना है। बी कह रहा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब जो पाठ्य पुस्तक में परिभाषाएं हैं उनको याद करने के लिए प्रोत्साहित कर दीजिए। सी कह रहा है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना,
बिल्कुल अच्छी बात है फ्रेंड्स कि जो बच्चों की जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है और उनकी जो सृजनात्मकता है, उनका पोषण करना। पोषण करने से हमारा तात्पर्य है फ्रेंड्स कि जिस प्रकार हम एक भूखे प्राणी को या किसी भूखे को खाना खिला करके उसको जीवित रखते हैं, इसी को पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण का मतलब होता है किसी को वह आवश्यक वस्तु प्रदान कर देना जिससे उसका विकास हो जाए, जिससे उसका कुछ भला हो जाए। ठीक है, तो बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना है तो बहुत अच्छी बात है। इससे का तात्पर्य कि आप उसकी जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। ठीक है, डी कह रहा है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। मतलब जो भी परिवेशीय मुद्दे होते हैं, जैसे कोई आंदोलन हो गया, कोई धरना प्रदर्शन हो गया, कोई आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया, तो उन पर जागरूक करना बच्चों को, ये भी अच्छी बात है। इनसे बच्चों में क्या होगा, बच्चों के आपका जो समाज को लेकर के कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट होगा, ये भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी क्यों, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब बच्चों को आप इसलिए प्रोत्साहित करें कि जो पाठ्य पुस्तक में परिभाषा है उनको याद कर लें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो याद करना शब्द अपने आप में नकारात्मक हो जाता है। हमें बच्चों को याद करने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करना है, हमें बच्चों को समझने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, जो हमारा बच्चा है उस समझ करके सीखे, ना कि याद करके सीखे। ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए हमें बच्चों का कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कर देना है, समझा करके उनके स्कीमा में, जो उनके माइंड में स्कीमा है उसमें उस कॉन्सेप्ट को डेवलप कर देना है। ठीक है, उनको रट्टा नहीं करवाना, याद नहीं करवाना। अब इस विकल्प को दूसरा तरीका देखिए और क्यों नकारा जा सकता है, पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं। फ्रेंड्स, प्राइमरी स्तर पर पाठ्य पुस्तक में, ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं का कोई स्थान नहीं है। आप याद रखिएगा, आपको आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्राइमरी स्तर पर हमारे जो ईवीएस के पाठ्य पुस्तक है इसमें परिभाषाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि परिभाषाओं को समझने में बच्चों को कठिनाई होती है। इसलिए सारी जो आप देखेंगे, जो भी आपके चैप्टर दिए हुए हैं, जो भी लेसन दिए हुए हैं, वो कहानियों के माध्यम से समझाए गए हैं, वहाँ परिभाषाएं नहीं है। तो ये भी आपका एक कारण हो जाता है। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। ठीक है, और आपका ए सकारात्मक है, सी भी सकारात्मक है, डी भी सकारात्मक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ एक क्लास समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, उनको शेयर करिए जिससे उनकी भी सहायता हो सके। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो अपने इस प्यारे से चैनल को, सीटेट मंत्रा को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको अन्य वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में सीटेट मंत्रा के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको उस लिंक पे जाना है, लिंक को ओपन करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो कर लेना है। और वहाँ पे आपका फ्रेंड्स जो डेली की क्लासेस कराई जाती हैं उनका पीडीएफ आंसर के साथ उपलब्ध करा दिया जाता है। तो आपको उन पीडीएफ को लेकर के भी आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, और आपको वहाँ पर ईवीएस के फ्री नोट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं, तो आपको वो भी कर लेना है। और फ्रेंड्स, जो लोग नए होंगे उनको जो परसों का ईवीएस का कंप्लीट टॉपिक एनिमल पर कराया गया है उसको जरूर कर लेना है। ठीक है, उसको फ्रेंड्स जरूर कर लेना है। उसको करने के बाद से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर आप सबको हैप्पी दिवाली। फिर मिलेंगे कल हम एक अगले क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।